खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव ऐसे रखे गए हैं जिनमें कि 19 प्रस्तावों पे मुहर लग चुकी है। तो कैबिनेट में इस पर जो फैसले लिए गए हैं इसमें से बस्तियों में 1.80 लाख यानी कि 1,80,000 घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है और प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों को विशेष प्रावधानों के अंतर्गत 2018 के धारा 4 निकायों में अनाधिकृत निर्माण से संबंधित दंडात्मक कार्रवाई को आगामी 3 वर्षों तक स्थगित रखा जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पर मुहर, डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन भी किया गया था और अवैध मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 11 लाख लोगों को ये राहत पहुंचाई जाएगी। तो उत्तराखंड कैबिनेट में 19 ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो कि अब पास हो चुके हैं और डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन भी किया जा चुका है। के ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए किशोर रावत, आपसे जानकारी ही चाहेंगे कि ये जो अभी तक बताए जा रहे हैं कि 19 ऐसे प्रस्ताव उत्तराखंड में पारित हो चुके हैं, किन लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है? कैबिनेट की बैठक कल बैठक हुई थी और उसमें 21 प्रस्ताव आए थे। हालांकि 19 प्रस्तावों पर मोहर लगाई। इसमें बंगाली जो उत्तराखंड में बंगालियों की अच्छी खासी तादाद है, उनके डोमिसाइल से पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेशी लिखा जाता था। उसको अब सरकार ने हटा लिया। उनके जगह उनके पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेशी नहीं लिखा जाता। दूसरा जो मलिन बस्तियां हैं वहां अभी रुका जाएगा, नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसको 3 साल और बढ़ा दिया, यानी 2024 तक ये बस्तीकरण का जो अध्यादेश है वो 3 साल तक रहेगा और ये कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे मामले हैं कैबिनेट में लाए जाएंगे। अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट का करीबन 5300 करोड़ का ये बजट आएगा। अनुपूरक बजट, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कुछ ऐसे नीतिगत फैसले लिए गए जिनका आगे आम लोगों के लिए फायदा होगा। नर्सिंग जो हल्द्वानी कॉलेज है, पासपुर नर्सिंग कॉलेज, उसमें 70 जो पद है वो नए सृजित किए गए हैं। साथ ही मेरा सेंटर है उसके लिए भी 9 नए पद सृजित किए गए। तो कुल मिलाकर 19 मामलों पे चर्चा की गई, कैबिनेट ने प्रस्ताव दिया। 2 हालांकि इसमें अगली कैबिनेट के लिए रखे गए हैं और ये जो कैबिनेट हुई थी इसमें कल ये कैबिनेट हुई थी, काफी बड़े फैसले और जो आगामी चुनावों में भी यानी जिस तरह के बंगाली समुदाय का वो आगामी चुनावों का देखकर फैसला है। मलिन बस्तियां हैं वो भी आगामी चुनावों को देखकर फैसला लिया गया है। तो मलिन बस्तियों में काफी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो उनका वोट बैंक पार्टी को मिले और सरकार को मिले, ये फैसले किए गए। तो जाहिर सी बात है जो भी अब 5 महीने चुनाव में रह गए और उसमें जो भी फैसले होंगे कहीं ना कहीं जो छाप है वो चुनावी छाप होगी। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अवैध तरीके से जिस तरीके के कामों को अंजाम दिया जा रहा था, अब ऐसे में 19 प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ते खबर रुड़की से आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय किसान यूनियन का बवाल भी देखने को मिला है। जन आशीर्वाद यात्रा में किसानों का विरोध किया गया है और किसानों की तरफ से जो विरोध जाहिर किया गया है, दरअसल केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के काफिले को काले झंडे दिखाने का काम किसानों की तरफ से किया गया और जन आशीर्वाद यात्रा को किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और कृषि बिल कानून को लेकर के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ऐसे में मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात हालांकि किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जब उनका काफिला यहाँ से गुजर रहा था तो तमाम किसानों का संगठन एक जगह एकत्रित हुआ और मंत्री को काले झंडे दिखाए गए। तो कृषि बिल कानून को लेकर के लंबे समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में एक बार फिर से कैबिनेट तो जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगहों पर ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इससे पहले जब उत्तराखंड में अजय भट्ट का काफिला गुजरा तो यहाँ पर किसान एकत्रित हो गए और उन्हें काले झंडे दिखाने लगे। तो आपको तस्वीरें भी उस दौरान की दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफिला गुजर रहा है अजय भट्ट का, लेकिन यहाँ पर किसानों की तरफ से उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इसका विरोध करें। निकाल दे, ये यात्रा नहीं निकाल दे, किसान को अपमानित करने के लिए, ये किसान का मजाक के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का विरोध करेगा और किसान अपना अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, लगातार
वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही है और आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज भी होने जा रहा है। बीजेपी जन आशीर्वाद रैली देहरादून पहुंच चुकी है और ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नेतृत्व में इस रैली को निकाला है और किसान हित को लेकर के जन आशीर्वाद रैली निकाली गई। तो अजय भट्ट ने कहा कि किसानों के हित के लिए कृषि कानून बिल है और आशीर्वाद रैली का लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो जहां एक और अजय भट्ट ये दावा कर रहे हैं कि सभी का समर्थन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं किसानों का उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और किसानों ने किस तरीके से काले झंडे दिखाए, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। वहीं इस पर अजय भट्ट ने यह भी कहा कि किसानों का गुस्सा, हालांकि वो अपनी जगह और अपना वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि जो कृषि बिल लाए गए हैं वो उन्हीं के फायदे के लिए हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के में ही ये रैली निकाली गई। कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन किसान भाइयों से भी हमारी प्रार्थना भी है, निवेदन भी है कि वास्तविकता समझनी चाहिए। बहुत बड़े किसानों के वर्ग ने हमको आज समर्थन दिया। आज रामपुर तिराही से हम शुरू हुए, इतना जबरदस्त उत्साह लोगों में, कार्यकर्ताओं में कि बहुत अच्छा लग रहा है और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करके वहाँ और इस प्रकार से अपना आशीर्वाद जनता जिस रूप में दे रही है, बहुत अच्छा लगा। तो वहीं देहरादून से ये जानकारी आपको दे दें कि मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक अब खत्म हो चुकी है और पुलिस ग्रेड पे को लेकर के ये बैठक हुई थी। रखी जाएगी फाइनल रिपोर्ट, यानी कि कैबिनेट को कहा है, बुलाई गई थी और कैबिनेट के सामने अब एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जानी है जिसको पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी राय देने को कहा है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट इसी आधार पर होगी जब तमाम अधिकारियों की तरफ से एक राय इकट्ठा कर ली जाएगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर के जो बैठक हुई थी, इस ग्रेड पे को लेकर के तमाम उन बातों का जिक्र रहेगा इस रिपोर्ट में और उसके बाद से इस रिपोर्ट को आगे सौंपा जाएगा, यानी कि फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी। जो उनकी कमेटी भी आई थी, उन्होंने भी अपना प्रत्यावेदन जो रखना था, अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और वित्त विभाग ने भी अपनी व्यू दे दिया। मीटिंग हम फाइनल मीटिंग हो गई है और इसके बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। क्या आज देखिए, अभी तो रिपोर्ट को कंपाइल करने में टाइम लगता है, टाइम लगने के उसके बाद रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। मंत्री जी, ये माना जाए कि आप केवल रिपोर्ट ही बनानी बाकी रहेगी? जी हाँ, मैं आपसे कहा कि मीटिंग इज ओवर, हमने कंक्लूड कर दी है मीटिंग। जो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होनी थी, अब मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक अनुसार उसके मिनट्स बना करके ये रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ये उम्मीद की जा सकती है कि बिल्कुल तैयार है अंतिम उसमें। देखिए, इंतजार करिए, निर्णय मंत्रिमंडल को लेना। क्या उम्मीद है कि आप उससे भी नीचे उसमें वो कर सकते हैं? क्योंकि हमारी उप समिति की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती, उप समिति की रिपोर्ट पे मंत्रिमंडल में विचार किया जाता है। मंत्रिमंडल में जब भी आएगा विचार किया जाएगा, उसके बाद तभी इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 24 अगस्त तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा चुका है और जारी की गई है एक नई एसओपी। तो एक हफ्ते के लिए इस कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया, यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 24 तारीख तक कर्फ्यू लगातार अभी भी जारी रहेगा और जो छूट निर्धारित की गई थी वो यथावत जारी रहेगा और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही उत्तराखंड में एंट्री लोगों को मिल पाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में प्रवेश करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सौंपनी होगी, उसके बाद ही एंट्री किसी की मुमकिन हो पाएगी। वहीं 24 अगस्त तक के लिए फैसला लिया गया है कि कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन जो छूट अभी तक राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही थी वो छूट इसी तरीके से बरकरार रहेगी, लेकिन कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हर किसी के लिए अनिवार्य होगा जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करता है। तो इसके लिए एक नई एसओपी तैयार की गई है जिसे जारी कर दिया गया है। तो आम जनता के लिए एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया गया है कि अभी ये जो सिलसिला है कर्फ्यू का वो इसी तरीके से 24 तारीख तक बरकरार रहेगा, यानी कि 24 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू अभी भी बरकरार रहेगा, लेकिन जो छूट निर्धारित की गई थी वो यथावत जारी है। दरअसल ये जो पूरा मामला दोनों ही पक्षों ने, पुलिस के जो उनकी कमेटी भी आई थी, उन्होंने भी अपना प्रत्यावेदन जो रखना था, अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और वित्त विभाग ने भी अपनी व्यू दे दिया। मीटिंग हम फाइनल मीटिंग हो गई है और इसके बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। क्या आज देखिए, अभी तो रिपोर्ट को कंपाइल करने में टाइम लगता है, टाइम लगने के उसके बाद रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडल।
और खबर मसूरी से। मसूरी में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में सैकड़ों बहनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी भी बांधी इस दौरान। तो मसूरी टाउन हॉल में आयोजित ये कार्यक्रम किया गया था और कैबिनेट मंत्री ने जीत का दावा भी यहीं से कर दिया। एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने का उन्होंने ऐलान कर दिया और इस बार 60+ जीतने का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है। तो यहाँ कैबिनेट मंत्री ने जीत का दावा किया और देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर तमाम महिला एकत्रित हुई थी और यहाँ रक्षाबंधन के कार्यक्रम पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को तमाम महिलाओं ने राखी भी बांधी है। सेवा का पूरा नहीं होगा ऐसे भावना से काम नहीं किया, कौन सी जाति का है, किस समुदाय का है। यही कारण है कि आज चाहे मुस्लिम समाज की बहनें हों, चाहे क्रिश्चियन समाज की बहनें हों, चाहे हमारी उत्तराखंड की हमारी बाहर की बहनें हों, भारी संख्या में मुझे राखी बांधने यहाँ पर आई है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसका जवाब दूँ। इतना भरोसा इन बहनों को दिलाता हूँ, बड़े जिस विश्वास के साथ मुझे राखी बांध रही है, ये उनका भाई, ये उनका बेटा। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।